तो अब हम पढ़ते हैं किरचॉफ का नियम। ठीक है, किरचॉफ का नियम क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो किरचॉफ ने इस नियम को क्यों दिया था। ठीक है, अब सबसे पहले इसी का डिस्कशन कर लेते हैं कि किरचॉफ ने इस नियम की उत्पत्ति क्यों की थी या क्यों इसका हमें ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो हम विद्युत का परिपथ करते हैं। जैसे ये विद्युत है, यहाँ से परिपथ हो रही है, मतलब किसी भी परिपथ में विद्युत का प्रवाह कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में कभी कभी जो है प्रतिरोध हो या सेल हो, उन लोगों का जो संयोजन होता है वो बहुत ही कठिन हो जाता है। क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। तो उसी कठिनता को समझाने के लिए हम लोगों का समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन से हम नहीं समझा सकते हैं। किससे नहीं समझा सकते हैं? समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन से हम लोगों को उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो उसको समझाने के लिए क्या करते हैं, ओम के नियम के आधार पर सभी धाराओं के मध्य जो परिपथ में विद्युत विभवांतर लगती है, उसी के आधार पर हम क्या कर लेते हैं, तो उसी के आधार पर किरचॉफ का नियम दे देते हैं। क्योंकि हम लोगों का एक नियत कंडीशन पर क्या होती है, भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन किए हम उसके ताप या उसके टेम्परेचर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा और में जो विभवांतर लगाते हैं, तो वो जो है ओम्स लॉ को फॉलो करता है। लेकिन वहाँ पर ये जो है अलग अलग रहे, यदि उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन रहे तो उस कंडीशन पर वो फॉल्स हो जाते हैं। तो उसी को अच्छे से एक्सप्लेन कर नहीं पाए हम। ठीक है, तो उसी को ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए किरचॉफ ने एक नियम दिया, जिसको किरचॉफ का दो नियम। किरचॉफ ने कितने नियम दिए? दो नियम दिए। ठीक है, तो किरचॉफ ने दो नियम दिया, जिसमें पहले एक संधि पर बताया। संधि मतलब एक सेंटर ऑफ पॉइंट पर। ठीक है, सेंटर ऑफ पॉइंट किसे कह सकते हैं जी? तो ये मान के चलो कोई बिंदु है जो है संधि बिंदु, मतलब सभी बिंदुओं का जोड़। जैसे बहुत सारे तारों को कटा हुआ है, ये ऐसा मान के चलो ये दो टुकड़े में कटा हुआ है, और इसी प्रकार और तार आपस में कटे हुए हैं। तो ये मान के चलो यहाँ पर ये, ठीक है, ये क्या है, अलग अलग बिंदु है। अब इन सभी को हम लोग क्या किए हैं, एक बिंदु में अच्छे से कनेक्ट कर दिए हैं। तो सपोज वो सेंटर ऑफ पॉइंट क्या है, यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला तार टूटा हुआ है, उसको यहाँ पर जोड़ दिए, वैसे यहाँ से और तार जोड़ दिए, और वैसे और तार जोड़ दिए। अब ये सभी तारों का जोड़ बन गया। तो जो जोड़ रहता है, जहाँ से हम लोगों को बहुत सारे तारों से क्या हुए रहते हैं, विद्युत धारा आती रहती है, या वहीं से बहुत सारे मतलब क्षेत्र में विद्युत धारा जाती रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं संधि बिंदु। क्या बोलते हैं? संधि बिंदु। तो किरचॉफ का नियम, किरचॉफ ने दो नियम दिया, उसमें पहला नियम दिया किरचॉफ से प्रथम नियम। ये प्रथम नियम दिया, इस प्रथम नियम को हम बोलते हैं संधि का नियम। प्रथम नियम को क्या बोला जाता है? संधि का नियम। इसको बोलते हैं संधि का नियम। ठीक है, तो ये संधि का नियम है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक संधि बिंदु लिया। संधि बिंदु मतलब सेंटर ऑफ पॉइंट। सेंटर ऑफ पॉइंट जहाँ से बहुत सारे धारा आ भी सकते हैं और बहुत सारा धारा जा भी सकती है। जैसे ट्रांसफार्मर, जैसे क्या है, ट्रांसफार्मर। तो जो ट्रांसफार्मर रहती है, वहाँ से उस ट्रांसफार्मर में बहुत अन्य अन्य क्षेत्र से क्या होते हैं, धारा आते हैं। धारा मतलब विद्युत धारा, मान के चलो I1 आते हैं। ठीक है, और अन्य क्षेत्र से आ जाते हैं I2। ठीक है, I2 जैसे अपने गांव में क्या है, जो ट्रांसफार्मर लगी है, उन ट्रांसफार्मर में जयपुर का जो है विद्युत धारा आती है, और यहाँ से कचंदा से भी क्या आती है, विद्युत धारा आती है। तो कहाँ आती है? इसी ट्रांसफार्मर पर आती है, मतलब संधि बिंदु पर आती है। लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर है वो क्या काम करता है, तो यहाँ जो भी विद्युत धारा कलेक्ट किया है, वैसी और कहीं से आया इसमें विद्युत धारा। ठीक है, तो और कहीं से विद्युत धारा आ गया। तो इसी प्रकार जो है यहाँ जितने भी विद्युत धारा आ रहे हैं संधि पर, तो ये ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, संधि बिंदु क्या कर रहा है, जितने भी विद्युत धारा आ रहा है उसको अपने क्षेत्र में फैला रहा है। मतलब यहाँ से ये अपने गांव के किसी घर में क्या किया, अपने से धारा दिया, विद्युत धारा भेज दिया, यहाँ से भी वहाँ से विद्युत धारा चल दिया, यहाँ से भी विद्युत धारा चल दिया। मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है, यहाँ से बहुत सारे
क्षेत्र से विद्युत धारा इसको मिला, उसको ये कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद वो क्या किया, अपना ऊर्जा जो है, अपना विद्युत धारा को अपने क्षेत्र के आसपास सभी तरफ फैला रहा है। तो मान के चलो संधि पर आने वाले जितने भी धारा है, संधि पर आने वाले जितने भी विद्युत धारा है, संधि से दूर जाने वाले जितने भी विद्युत धारा है, उनके बीजगणितीय योगफल के क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो जैसे ये I1 धारा आ रही है, I2 धारा आ रही है, I3 यहाँ से संधि से दूर जा रही है, I4 संधि से दूर जा रही है, सपोज यहीं से I5 संधि पर कहीं से और आ रही है, I5 हो गया। और उसी प्रकार I6 संधि से दूर जा रही है, I7 संधि पर आ रही है, एंड सो ऑन करके और बहुत सारे संधि पर आ रहे हैं और संधि से दूर जा रहे हैं। तो हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो हम इसे परिभाषित करेंगे, यदि किसी भी संधि पर आने वाले समस्त विद्युत धाराओं का योग, संधि पर आने वाले ये वाला यहाँ से I5, यहाँ से I7 जितने भी आ रहे हैं, समस्त विद्युत धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाले समस्त धाराओं के योगफल के बराबर होती है। ठीक है, अतः हम क्या कह सकते हैं, तो मानेंगे यहाँ पर, माना कि संधि पर आने वाली विद्युत धारा क्या है, माना कि संधि पर आने वाले विद्युत धारा क्या क्या है, तो I1 है, I2 है, I5 है, I7 है। I1 यहाँ से ये भी संधि पर आ रहा है, ये एरो का साइन देखना है, ये आ रहा है कि जा रहा है, इसको तो आ रहा है। I2, फिर यहाँ I3 तो जा रहा है, I4 भी जा रहा है, I5 जा रहा है अंदर, तो I5, अब फिर I6 संधि से दूर जा रहा है, लेकिन I7 संधि पर आ रहा है, I7 और एंड सो ऑन करके ये संधि पर आने वाली विद्युत धारा है। तथा इसी प्रकार संधि से दूर जाने वाले विद्युत धारा, संधि से दूर जाने वाला विद्युत धारा क्या क्या है देखो, तो ये I3 है, I1 तो आ रहा है संधि पर, I2 भी आ रहा है, लेकिन I3 संधि से क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ये I3 तो I3 हो गया। इसी प्रकार I3 हो गया, I4 भी संधि से दूर जा रहा है तो I4, फिर उसके बाद देखो I5 तो संधि पर जा रहा है, लेकिन I6 संधि से दूर जा रहा है, I6 एंड सो ऑन करके इस प्रकार से। तो हम लोगों को परिभाषा क्या कहता है, तो संधि का नियम जो है, संधि पर आने वाले समस्त जो विद्युत धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाले समस्त विद्युत धाराओं के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः हम क्या कह सकते हैं, संधि पर आने वाले समस्त विद्युत धारा, संधि पर आने वाले समस्त विद्युत धारा बराबर क्या होते हैं, संधि से दूर जाने वाले समस्त विद्युत धारा के बराबर होते हैं। दूर जाने वाले समस्त विद्युत धारा के बराबर होते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, तो आने वाले समस्त विद्युत धारा इन सभी का एडिशन, मतलब I1,
और क्या आ रहा है I1 प्लस करके I2 प्लस करके I3 तो नहीं आ रहा है, I4 भी नहीं आ रहा है, I5 और प्लस करके क्या तो I7। ठीक है, और इसी प्रकार बराबर होंगे कितने के, तो जो दूर जा रहे हैं उसके समस्त योगफल के, तो कौन दूर जा रहा है I3, तो ये हो गया I3 प्लस करके यहाँ से I4, फिर क्या हो जाएगा I5 तो नहीं जा रहा है, I6 जा रहा है, I6, इसी प्रकार एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या करते हैं इन सभी धाराओं को यदि एक साइड ट्रांसफर कर देते हैं, क्या कर देते हैं एक साइड ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये जितने भी पॉजिटिव वैल्यू हैं और ये भी जितने भी पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो ये पॉजिटिव वैल्यू इधर आकर क्या हो जाएंगे निगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे निगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I5 प्लस I7 और ये इधर आएगा तो माइनस I3 माइनस I4 और माइनस I6 और एंड सो ऑन इक्वल्स टू क्या बचेगा 0 बचेगा, इक्वल्स टू क्या बचेगा 0 बचेगा। अतः हम कह सकते हैं क्या संधि की ओर आने वाले समस्त विद्युत धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाले समस्त विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योगफल के क्या होते हैं बराबर होते हैं। या तो हम क्या कह सकते हैं, देखो संधि पर आने वाले समस्त विद्युत धाराओं को धनात्मक और संधि से दूर जाने वाले समस्त विद्युत धाराओं को ऋणात्मक मान सकते हैं और दोनों का योगफल क्या होते हैं शून्य के बराबर होते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं संधि पर किरचॉफ का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं संधि पर किरचॉफ का नियम कहते हैं। ठीक है, किरचॉफ का नियम कहते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि संधि पर आने वाले समस्त विद्युत धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाले समस्त विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। लेकिन यदि दोनों को एक साइड रखा जाए तो जितने भी आने वाले विद्युत धाराओं को धनात्मक चिन्ह से और दूर जाने वाले विद्युत धाराओं को ऋणात्मक चिन्ह से शो करते हैं और इन दोनों का जो योग होता है वो शून्य के क्या होते हैं बराबर होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं इसको जोड़ने पर जितना संधि की ओर आएगा सपोज उतना ही संधि से दूर जाएगा, तो उस कंडीशन में समेशन आई का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो समेशन आई का मान हम लोगों का क्या मिल गया 0 मिल गया। और आई क्या होता है आवेश में परिवर्तन बटा समय अंतराल होता है। तो आई जो होता है वो होता है dq बटा dt। समय में परिवर्तन आवेश के मात्रा में समय के साथ परिवर्तन जो होती है विद्युत धारा कहलाती है। तो उस कंडीशन में हम लोगों का इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो आई की जगह क्या हो जाएगा समेशन हो जाएगा dq बाई dt हो जाएगा और इस प्रकार हो जाएगा बराबर करके 0। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी अब यहाँ dt जो है उधर जाकर एक नियत राशि बनाएगा तो समेशन dq इक्वल्स टू ये उधर गया तो नियतांक बनाएगा, नियतांक मतलब एक जैसा। ठीक है, नियतांक एक समान जो चलता है तो नियतांक मिल गया, कांस्टेंट राशि मिल गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि परिपथ में कुल जो विद्युत धारा होती है, दिख नहीं रहा था क्या जी, परिपथ में जो कुल विद्युत धारा होती है ये देखो, अर्थात जो भी संधि से की ओर आने वाले सभी विद्युत धारा को धनात्मक चिन्ह से और संधि से दूर जाने वाले जो है विद्युत धारा को ऋणात्मक चिन्ह से शो करते हैं और इन सभी का योगफल क्या होती है शून्य के बराबर होती है। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या कह सकते हैं समेशन आई से शो कर सकते हैं, है ना, बराबर क्या है 0 है। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं धारा बराबर क्या होता है आवेश बटा समय अंतराल, तो आवेश में परिवर्तन बटा समय अंतराल होता है तो आई की जगह dq बटा dt रख सकते हैं तो रख दिए। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद इस वैल्यू आई के जगह में हम लोग इस वैल्यू को पुट कर दिए तो समेशन आई की जगह हो गया dq बटा dt बराबर 0 है तो बराबर 0। अब यहाँ dq को रखते हैं तो dt इधर जाकर एक नियतांक बनता है, कांस्टेंट राशि बन जाती है। तो अतः हम कहते हैं कि परिपथ में कुल जो आवेश का मान होता है वो नियत होता है। एक समान आवेश रहेगा तभी हम लोग को किरचॉफ का नियम लग सकता है, अलग अलग आवेश रहने पर किरचॉफ का नियम नहीं लग सकता है। इस प्रकार हम लोगों का संधि के ऊपर किरचॉफ का नियम क्या होता है क्लियर होता है।
अब कल देखेंगे हम लोग लूप के आधार पर किरचॉफ का नियम। और ये जो किरचॉफ के नियम के लिए डायग्राम बनाई हूँ वो रॉन्ग है ना, ये आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बनाया गया है। इस पर रेजिस्टेंस लगना अनिवार्य है, बिना रेजिस्टेंस के धारा प्रवाह नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार ये टॉपिक आप लोगों का क्या होता है, क्लियर होता है।